हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है क्लासिक स्टडी सेंटर में। आइए अब हम लोग कर लेते हैं ये कक्षा 10वीं का भारतीय भवन का बायोलॉजी का सॉल्यूशन चल रहा है, जीव विज्ञान का, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं चैप्टर नंबर 1, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और हम लोग अति लघु, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय सारे प्रश्न कर चुके हैं। अब हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि श्वसन चैप्टर होगा। आप लोग देख चुके होंगे। आइए इसमें हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसको आप मौखिक भी के हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? तो हम कहते हैं अवायवीय शोषण। बात समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। चलिए, इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को वायवीय शोषण कहते हैं, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। इसमें कह रहा है जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? तो एटीपी। एटीपी का पूर्ण रूप आप लोग याद रखेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कई बार पूछ देता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आप लोग को? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पर ये बोल रहा है कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज। किसे कहते हैं? ग्लूकोज। बात समझ में आया? क्या होता है? या कार्बोहाइड्रेट के सामान्य रूप से कोशिकीय ईंधन कहते हैं, परंतु सबसे सटीक उत्तर ग्लूकोज होगा। ठीक है जी, अगर अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो थोड़ा ध्यान से करेंगे इसको। ठीक, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। कह रहे संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम लिखें। तो इनका क्या होगा? पहला चरण क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस। क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस। और दूसरा होगा क्रेब्स चक्र। आप श्वसन जानते हैं, श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारी कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया वहीं पर होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के दीवाल, जो भी दीवाल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला हम लोग का अगला होगा 6 नंबर क्वेश्चन। इसको जरा देखेंगे। कह रहा है श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? श्वसन से कोशिकाओं को जीवन क्रियाओं जैसे गति, परिवहन, संश्लेषण आदि के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। ध्यान रखेंगे। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहा है श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो क्या होता है? वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या होता है? वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल मुक्त होता है। और अवायवीय श्वसन में मानव पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल, यीस्ट में इथेनॉल और CO2। इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। ये सब आप थ्योरी वाले क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है ना? चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? समझ में आ गया? चलते हैं इसका उत्तर देखिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वायवीय शोषण, और दूसरा अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये समझ में आ गया? चलते हैं 9 नंबर। अगर आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करिए, फिर नोट कर लीजिए। और नोट करने से क्या फ़ायदा है? आपका पहला तो वीडियो बार बार देखना नहीं पड़ेगा, साथ में आपका राइटिंग स्किल भी अच्छा हो जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अवायवीय शोषण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अवायवीय शोषण? जरा बताइए। तो वह शोषण जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अवायवीय शोषण कहलाता है। बात समझ में आ गया? चलते हैं, हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन होगा। वायवीय शोषण की क्रिया
किस स्थिति में आरंभ होती है? तो वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? तो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर? कोशिका द्रव, जिसे साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है जी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो किस चरण में? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? सैटरिक अम्ल, जिसे सैटरिक अम्ल चक्र भी बोल सकते हैं, माइटोकांड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? माइटोकांड्रिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस अंगों से होता है? बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग अच्छे से थ्योरी वाले क्लास पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। पढ़िए तो, श्वसन, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? तो पौधों में क्या होता है? पत्तियों में स्टोमाटा होता है। ठीक है। अच्छा, लेटिसेल और सामान्य पत्ती तने की सतह से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण द्वारा। याद रखेंगे। अगला चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? उत्तर होगा कोशिका झिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? कोशिका झिल्ली। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ जो दिया है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली का नाम क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, दोनों में से कोई उत्तर आप लगा सकते हैं। आपके लिए दोनों लेके आ गए हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है लिख सकते हैं, या दोनों लिख सकते हैं। चलते हैं 15 नंबर, मछली के श्वसन अंग का नाम लिखे। तो मछली किससे श्वसन करता है? क्लोम, जिसको आप गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखे। तो स्थलीय कीट और मनुष्य के श्वसन अंग के नाम लिखे हैं। तो चलिए उत्तर में देखते हैं। स्थलीय कीट किसके द्वारा श्वसन करता है? उनके लिए कौन सा अंग होता है? वायु नलिका, जिसे ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। कीट, जितने भी कीट होते हैं ट्रेकिया के माध्यम से श्वसन करते हैं। और मनुष्य किससे श्वसन करते हैं? फेफड़े से। पता है आपको, जिसे लंग्स कहते हैं। अगला चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर पर ये, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार वायुनलिका श्वसन या ट्रेकीय श्वसन कहलाता है। ठीक है जी। अगला चलते हैं 18 नंबर पर, ये व्हेल या डॉल्फिन के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़े से होता है। स्तनधारी और पक्षी। स्तनधारी और पक्षी ऐसे हैं जिनका श्वसन किससे होता है? फेफड़े से। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, मनुष्य 19 नंबर है, मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखे। आप लोग का ज़्यादा तो समय नहीं ले रहे हैं ना। अगर आपको लग रहा है कि स्लो चल रहे हैं तो आप वीडियो को फास्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्पीड मोड में रख देंगे आप। चलिए, तो इसका उत्तर देखिए, मनुष्य में श्वसन की क्रिया प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। तो किस प्रकार से होता है? तो आप चित्र वगैरह बनाना जानते ही हैं। तो पहला होता है नसिका, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वास नली, फिर श्वसनी, श्वसनिका, फिर वायु कोश। ठीक है, चलते हैं आगे। चलते हैं, ये हिंदी में हम आप लोग को लिखवाए हुए हैं। वैसे अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? तो फेफड़ों द्वारा श्वसन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है, जिसे श्वसन कहते हैं और बाह्य श्वसन। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, श्वसन और बाह्य श्वसन। चलते हैं आगे। 21 नंबर क्वेश्चन पर ही है, पचे हुए भोजन पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो किस क्रिया से होता है? कोशिकीय श्वसन से। ठीक है जी। पचे हुए भोजन पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? कोशिकीय श्वसन से। चलते हैं आगे। 22 नंबर क्वेश्चन, यीस्ट में पाइरूवेट के एथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो किण्वन द्वारा। किस द्वारा? किण्वन, जिसे फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो यीस्ट में पाइरूवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई कर लेंगे। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे सारे इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, सारे क्या है इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं 23 नंबर। ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है? तो आपको पता ही है, मांसपेशियों में क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल। इस वजह से क्या होता है, ऐंठन हो जाता है। आगे चलते हैं 24 नंबर। श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, 25 नंबर देखेंगे। अगर आप लोग को कहीं पर दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करिए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है जी, चलिए DOUBET होता है, चलिए डॉट। चलिए आगे देखते हैं। इसको बोलते हैं यशनी कवक। ठीक है, के नीचे कहाँ खुलती है? थोड़ा क्वेश्चन आप लोग मिलाएंगे तो इसमें हमें लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइए कि इसका शायद हम टाइपिंग मिस्टेक कर दिए हैं। तो वायु नलिका जिसे ट्रेकिया कहते हैं के बाहर की ओर शरीर की सतह पर। ठीक है जी, चलते हैं आगे। इसमें थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन थोड़ा बताइए किस प्रकार से है, हम उसको सुधार करेंगे। वैसे हम आपको करवा देंगे कमेंट के थ्रू। 26 नंबर देखिए। प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनती है? तो श्वसनिकाएं जिसे ब्रोंकियोलिस कहते हैं, जो अंत में वायु कोष्ठ एल्वियोली बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, ये क्वेश्चन चल रहा है हम लोग का थ्योरी वाले में, अच्छे से आप लोग को ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुके हैं, है कि नहीं? अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग को एड्रेस पता ही होगा, या आप कमेंट करिए, हम आपको एड्रेस दे देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। 27 नंबर। 27, मनुष्य के शरीर में फेफड़े कहाँ अवस्थित रहता है? कहाँ? तो वक्ष गुहा में। कहाँ रहता है? कैविटी, है ना, थोरैक कैविटी में होता है, फेफड़े स्थित होता है। चलते हैं 28 नंबर की ओर। वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना क्या कहते हैं? जिसे डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम। ठीक है, चलिए। अब हम और आप क्या करते हैं, श्वसन सांस ले लेते हैं, सांस अंदर ले लिए तो सांस जोर से लीजिए अंदर की ओर, और फिर से बाहर कौन छोड़ता है? तो ये डायफ्राम मदद करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। बाहर सांस को छोड़ने में, वायु को बाहर निकालने में कौन मदद करता है? डायफ्राम। 29 नंबर देखिए। हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित होता है? तो आरबीसी में। कहाँ पर? आरबीसी में, तभी तो लाल होता है ना हमारा रक्त, हीमोग्लोबिन के कारण। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। ये रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का वहीं रक्त के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे, श्वासोच्छ्वास पढ़िए 1-2 बार, श्वासोच्छ्वास, जिसे एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 30। तो हम लोग का 30 तक ही था। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग का बचता है कौन सा, बताइए? तो हम लोग का लघु लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचता है, जिसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है जी, मात्र 2 वीडियो ही रहेगा और आपका सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, अगर आप लोग 9th क्लास का भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा, आराम से प्लेलिस्ट में ढूंढ लेंगे। चलिए, यदि आप लोग को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करिए, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। चलिए, तो मिलते हैं अब आप लोग के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।